नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम रीट से संबंधित और जितने भी जो अध्यापक पात्रता परीक्षाएं होती है उससे संबंधित विशेष यह इस समय रीट के लिए है और इसके जो लगभग 2000 प्रश्नों पे हम इस समय चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हिंदी, संस्कृत और एसएस और इसके साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे वीडियो पे हम चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है और इसमें अधिक प्रश्नों का समावेश किया जाना चाहिए या नहीं, या इतने प्रश्न एक वीडियो में श्रेष्ठ है, आप ये कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करें। इन 20 प्रश्नों में आपके प्रश्न कितने सही होते हैं, आप ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अलग अलग वीडियो बोर्ड पे जो बोर्ड पे समझाया गया है उसको भी हम लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इससे पहले संस्कृत में समय ज्ञानम, संख्या ज्ञानम और छंद प्रकरण, कारक प्रकरण, इन सभी पे वीडियो जो है हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और अन्य जो वीडियो है वो भी हम समय पर लेकर के आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहने वाला वीडियो। और आप अपनी तैयारी जो है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अंग में उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो किस अंग में उसकी आत्मा निहित है, किस अंग को आत्मा कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रस्तावना, दूसरा दिया है नीति निर्देशक तत्व, तीसरा दिया है मौलिक अधिकार और चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो किस अंग को आत्मा कहते हैं? जी हाँ, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में, दोस्तों रेट के सिलेबस में मैं यहाँ पर बीच में बता देता हूँ, रेट के सिलेबस में जो है पूरा संविधान यानी कि संविधान की जो विशेषताएं हैं वो सिलेबस में है। तो संविधान की विशेषताएं और संविधान का जो इतिहास है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो लगभग 1858 से इतिहास में भी है और 1857 की क्रांति से जितने भी जो 1919 का शासन अधिनियम है, चाहे 1909 का शासन अधिनियम है, चाहे 1935 का शासन अधिनियम है, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे संबंधित। और वर्तमान जो संविधान है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 20 प्रश्नों में ये सारे के सारे प्रश्नों को समावेश करने का प्रयास किया गया है और ऐसे ही लगभग 2000 प्रश्न और हैं जिनपे पूरा संविधान और पूरी एसएसटी का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इन प्रश्नों को समावेश करने का प्रयास किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वाला प्रश्न कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता, ध्यान रखें यहाँ पर ये बात कर रहा है 1947 में सार्वभौम सत्ता की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? सार्वभौम सत्ता जो संभाली गई थी, जब भारतीयों को जो सत्ता सौंपी गई थी, वो किस नाम की योजना से जानी गई थी? मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना या डूरंड योजना? तो आपको पता है कि ये एक माउंटबेटन योजना थी जिसके माउंटबेटन अध्यक्ष थे और उन्होंने जो है 1947 में भारतीयों को सत्ता सौंप दी थी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो हम सब ये जानते हैं कि एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में हुआ है। चौथा प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? यानी कि भारत में जो सचिव सबसे पहले सचिव हुआ करते थे, उसके बाद में
पदों को जो है अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाने लगा। तो ये सबसे पहले जो भारत सचिव का, इसको कहा जाता है भारत सचिव। तो ये भारत सचिव का जो पद है वो किस सुधार के अंतर्गत आया? पार्लियामेंट्री सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1961, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो जो कंपनी थी, कंपनी के अधिकारों को छीन लिया गया और सीधा विक्टोरिया के हाथ में जब शासन चला गया, तब उस शासन को कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1858 और उसी में भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी। पांचवा प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर ये, जैसे कई बार हम पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और सिख नाम देखते ही उत्तर अलग कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा ही रट रखा है, ज्ञानी जैल सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात किसकी कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री की। तो प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन हुए? मनमोहन सिंह। और प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन हुए? ज्ञानी जैल सिंह। हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया? हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1965, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1968 या 1 नवंबर 1970? तो हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1966। पंजाब से अलग हुआ था। संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में भारत संघीय प्रणाली नहीं है, लेकिन सबसे पहले संघीय प्रणाली के जो बीज देखे गए थे, सबसे पहले जो संघीय प्रणाली की बात कर रखी गई थी, वो किस अधिनियम के अंतर्गत रखी गई थी? 1909, 1935, 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले 1909 का शासन अधिनियम आया और उसके बाद जब 1919 का शासन अधिनियम आया था, तब उसमें संघीय प्रणाली की व्याख्या की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? समपरीक्षा और लेखा प्रणाली, तो ये इसका उत्तर तो हम इन प्रश्न के आधार पे भी कर सकते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो कौन होगा संघ परीक्षा और लेखा प्रणाली का प्रधान? महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ, जिसको वर्तमान में हम लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, सबसे पहले अखिल भारतीय जो महासंघ था, उसकी स्थापना करने का जो श्रेय है वो किस अधिनियम के अंतर्गत जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, और इसी को हमने एज इट इज अभी इसमें मूल संविधान में अपनाया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, दीवानी मामले में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरंभ होने से 40 दिन पूर्व, 40 दिन बाद तक, या उपरोक्त सभी? तो दीवानी मामलों की ये बात कर रहा है, फौजदारी मामलों की बात नहीं कर रहा है। तो दीवानी मामले में आप संसद के किसी भी सदस्य को बिना उसकी पूर्व अनुमति के और जब तक पूरी जांच न हो तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो संसद सत्र के दौरान भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, यदि 40 दिन पहले तो भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, और 40 दिन बाद तक भी हम उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है। दादर एवं नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मुंबई उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, मैसूर उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो दादर और नागर जो हवेली है वो मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है और हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको किस तरीके से रखा गया है। तो आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि ये जो राज्यों का जो वर्ग था वो किस तरीके का वर्ग था, और इसको मूल संविधान में भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1935 के शासन अधिनियम में ऐसा कहा गया था। अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा समझने योग्य है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था?
मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 3, 4, 5, 7। तो मूल संविधान में जो है राज्यों को 4 वर्ग में रखा गया था, क ख ग घ में, या ABCD में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें अधिकतर जब हम एग्जाम में प्रश्न हल करते हैं तो इसमें ये रहती है, क्योंकि हमें दोहरी नागरिकता भी मिली हुई है। तो दोहरी नागरिकता से मतलब ये नहीं है कि हमें 2 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, हमें नागरिकता तो एक ही प्रकार की प्राप्त है। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि आप उस राज्य के निवासी रहेंगे और एक भारतीय रहेंगे, तो आपकी जो नागरिकता है वो भारतीय ही रहेगी। तो हमें जो है एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। दोहरी नागरिकता का तो केवल प्रावधान किया गया है। 14वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य जो है 1973 में किया गया, 56 में किया गया, 75 में किया गया या 71 में किया गया। तो 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य बना। इसी वर्ष बांग्लादेश का भी विभाजन हुआ था पाकिस्तान से 1971 में। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो ये प्रश्न एज इट इज याद करने योग्य है कि वे कौन सा वर्ष है जिस गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? 1978, 81, 85 या 89? तो कौन सा वर्ष है? 1985। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1985, 1978, 1981 या 1975? जी, सिक्किम राज्य को जो है दर्जा 1975 में दिया गया था। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? केसी वियर, जी ऑस्टिन, सर आइतर जेनिंग्स या डीडी बसु? तो संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? यानी कि भारत में यदि कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए या अराजकता स्थिति हो जाए, तब कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति जो है पूरे देश में आपातकाल लगाएगा? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368। तो हम सब ये जानते हैं कि इसमें अनुच्छेद 352 ये राज्यों के लिए है। राज्य में यदि अराजकता हो जाए तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है अनुच्छेद 352 के तहत। और अनुच्छेद 356 के तहत जब बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो तो उसके द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 जब वित्तीय संकट आ जाए तब लगाया जाता है। और अनुच्छेद 368 जो है वो हमें किसकी अनुमति देता है? संविधान संशोधन की अनुमति देता है। तो 356 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार के व्यय का मतलब है आकलन, जो खर्च करता है, जो आता है, उसको नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है? संसद में, राष्ट्रपति में, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में या केंद्रीय वित्त मंत्री में? तो भारत का एक प्रकार से महालेखा परीक्षक कौन हुआ? जो व्यय को नियंत्रित करने वाला होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, हटाया जा सकता है। जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है?
315, 317, 318। जी, 317 के तहत उनको हटाया जा सकता है। 315 अनुच्छेद 315 में क्या लिखा गया है? भारत में या उसके जितने भी समस्त जो राज्य हैं उनमें, भारत में और भारत के राज्यों में एक लोक सेवा आयोग होगा। ऐसा यानी कि लोक सेवा आयोग होने का प्रस्ताव दिया गया है। 316 में वो लोग कौन होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी राष्ट्रपति नियुक्ति कब करेंगे, क्या उनकी योग्यताएं होगी, वो बताया गया है 316 में। 317 में उनको विनियमित कैसे करेंगे, यानी कि उनके खिलाफ यदि कोई भ्रष्टाचार का आरोप है या वो पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 317 में किया गया है। और 318 में कि वो जितने भी जो जब वो कार्य कर रहे होंगे तब जो जो चयनित कर्मचारी हैं उनके लिए अलग अलग योग्यताओं का निर्धारण करेंगे अनुच्छेद 318 में। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग को सदस्यों को हटाया जा सकता है? 317। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।